तो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है सूरज प्रजापति। दोस्तों आज से हम स्टार्ट करते हैं साइंस की क्लास को। साइंस का दोस्तों हम पढ़ेंगे पहले बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके दोस्तों को ये मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बायोलॉजी की कुछ बेसिक जानकारियों से। ठीक है दोस्तों, तो ये समझते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है और बायोलॉजी का शब्द किसने खोजा था। ठीक है, तो देखिए बायोलॉजी बायोलॉजी को हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। जीव का मतलब क्या होता है दोस्तों? जीव का मतलब होता है कोई भी जंतु, कोई भी जंतु। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। देखिए बायोलॉजी बायोलॉजी को हमने दो भागों में तोड़ा है। किसको? एक बायो, एक लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है दोस्तों अध्ययन। जो जीवों का अध्ययन होता है जिसे क्या बोलते हैं हम? बायोलॉजी। तो देखिए बायोलॉजी के जो जनक माने जाते हैं यानी कि उसके पिता कौन माने जाते हैं दोस्तों? वो है अरस्तु। बायोलॉजी के पिता अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु कहाँ आते हैं? यूनान में। और यूनान को एक नाम से और जाना जाता है, उसको बोलते हैं ग्रीक। ये कुछ करंट के क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों। देखिए यूनान को ग्रीक भी कहते हैं। तो देखिए बायोलॉजी को हम जीव अध्ययन कहते हैं यानी कि जीवों का अध्ययन करने वाली शाखा को बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब बात करते हैं बायोलॉजी के नामांकरण की। देखिए जो बायोलॉजी का नामांकरण यानी कि नामांकरण किसने किया था दोस्तों? नामांकरण किया था दो व्यक्तियों ने। एक का नाम था लेमार्क, एक का नाम था ट्रेवेनियर। देखिए एक का नाम था लेमार्क, एक का नाम था ट्रेवेनियर। ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने 1800 में, कौन से में? 1801 में, 1801 में दोस्तों इसका नामांकन किया था बायोलॉजी का। ठीक है, लेमार्क आते हैं फ्रांस से और ट्रेवेनियर आते हैं जर्मनी से। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझते हैं बायोलॉजी को। बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवों का अध्ययन यानी जीवधारियों का अध्ययन करने वाली शाखा को हम बायोलॉजी कहते हैं यानी जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए बायोलॉजी के जो पिता माने जाते हैं वो अरस्तु माने जाते हैं। दोस्तों अरस्तु वही व्यक्ति हैं जो कि सिकंदर के गुरु थे, जो कि कहाँ आते हैं दोस्तों? यूनान में यानी कि ग्रीक में। देखिए और नामांकन किया था 1801 में। सन 1801 में किस किसने? लेमार्क और ट्रेवेनियर दो व्यक्ति थे। उन्होंने, लेमार्क आते हैं फ्रांस से, ट्रेवेनियर आते हैं जर्मनी से। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं आगे। दोस्तों बात करते हैं बायोलॉजी की दो शाखाएं हैं, एक तो जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। दोस्तों इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी, इसको बोलते हैं बोटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इनको बोलते हैं जूलॉजी और इसको बोलते हैं बोटोलॉजी। देखिए अब इन दोनों के बारे में समझते हैं कि ये क्या चीज है। देखिए जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, इसके पिता माने जाते हैं यानी कि इसके जनक माने जाते हैं, इसके जनक माने जाते हैं अरस्तु। इनके जनक है कौन? अरस्तु। बात करें बोटोलॉजी की यानी कि वनस्पति विज्ञान की, इसके पिता माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। अब देखिए इन दोनों के बारे में समझते हैं। देखिए बायोलॉजी के अंदर हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। देखिए जंतु किस प्रकार के होते हैं? जो कि सांस लेते हैं या जो जीवित है उनको हम जंतु कहते हैं। जैसे हम इंसान, कोई जानवर, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, ये सब कौन होते हैं दोस्तों? ये होते हैं जंतु। बात करें पेड़ पौधे, ये भी दोस्तों सांस लेते हैं। तो ये किसके अंदर आएंगे? ये बोटोलॉजी के अंदर आएंगे। इनकी दो शाखाएं हमने बांट दी है, जो सांस लेते हैं और जो भी सांस लेते हैं वो अलग तरीके से, जो अपने स्थान से हिलते नहीं है, जो अपने स्थान से हिलते नहीं है उसको हम बोटोलॉजी के नाम से जानते हैं। और जो गतिविधियां करते रहते हैं उनको जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं ये जो अरस्तु हैं, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस। देखिए अरस्तु की एक फेमस पुस्तक थी, फेमस बुक थी, उसका नाम था एनिमेलिया। एनिमेलिया। पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों? एनिमेलिया। बात करें थियोफ्रेस्टस की, थियोफ्रेस्टस की एक इंपॉर्टेंट यानी कि उनकी भी एक फेमस बुक थी, उसका नाम था प्लांटेरम। देखिए क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है एसएससी के अंदर, रेलवेज के अंदर,
कि रेलवेज के अंदर दोस्तों, हाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, रेलवेज के अंदर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ये इंपॉर्टेंट जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट जानकारियां आपके दोस्तों को भी मिल सके। देखिए, ये जंतु विज्ञान के पिता तो अरस्तु हो गए। इनकी एक फेमस पुस्तक थी जिसका नाम था एनिमेलिया। क्या नाम था? एनिमेलिया। बात करें वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं, उनकी फेमस पुस्तक थी प्लांटेरम। उनका नाम था थियोफ्रेस्टस। ठीक है दोस्तों। साथियों, इनकी जो पुस्तक थी जिसका नाम था एनिमेलिया, इसके अंदर जीवों के बारे में बताया गया है। जीवों के अध्ययन के बारे में बताया गया है कि जीवों का अध्ययन कैसे क्या होता है। ठीक है दोस्तों। बात करें इनकी जो पुस्तक थी उसके अंदर पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है। इनकी जो पुस्तक थी इनमें जीवों के बारे में बताया गया है, और इनकी जो पुस्तक थी इनके अंदर पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कि कैसे क्या पेड़ पौधे थे। तो साथियों, बायोलॉजी में जीव जंतुओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है उसको समझते हैं। देखिए, वर्गीकरण के पिता यानी कि वर्गीकरण का जनक किसे माना जाता है? वो है कैरोलस लीनियस। ठीक है दोस्तों। वर्गीकरण के जो जनक यानी कि जो पिता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? कैरोलस लीनियस। बात करें पहली बार किसने प्रयास किया था? पहली बार वर्गीकरण करने का किसने प्रयास किया था? वो किया था जॉन रे ने। किसने? जॉन रे ने। लेकिन वो क्या हुआ था दोस्तों? वो हुआ था असफल, यानी कि वो फेल हो गया था। वो जो उन्होंने प्रयास किया था, कोशिश तो करी लेकिन वो प्रयास फेल हो गया। बात करें पहली बार सफल प्रयास, सफल प्रयास किसने किया था दोस्तों? इन्होंने ही सफल प्रयास किया था, कैरोलस लीनियस। बात करते हैं वर्तमान में वर्गीकरण किसने किया है? वर्तमान में किया है R.H. हट्टेकर ने। R.H. हट्टेकर। वर्तमान में वर्गीकरण किसने किया है? R.H. हट्टेकर ने। वर्गीकरण के कुल कितने भाग होते हैं? वो होते हैं 5। देखिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं बायोलॉजी से संबंधित। देखिए, वर्गीकरण क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि वर्गीकरण के पिता कौन है, किसे कहा जाता है, कौन वर्गीकरण का जनक है, यानी वो है कैरोलस लीनियस। उन्होंने पहली बार सफल प्रयास किया था, मतलब दूसरी बार थे लेकिन पहली बार ही माना जाएगा क्योंकि वो सफल रहे। लेकिन सबसे पहली बार जो सफल रहे हो या ना रहे हो उसके बारे में ना पूछा जाए, बल्कि पूछा जाए कि पहली बार किसने प्रयास किया था। वो किया था जॉन रे ने, लेकिन वो क्या हुआ था? असफल हुआ था। बात करें सफल प्रयास की, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सफल प्रयास किसने किया था? वो किया था कैरोलस लीनियस ने। वर्तमान में वर्गीकरण किसने किया है? वो किया R.H. हट्टेकर ने। और वर्गीकरण के कुल कितने भाग होते हैं? वो होते हैं दोस्तों 5 भाग। अब दोस्तों बात करते हैं ये जो वर्गीकरण के कुल भाग हैं, यानी कि 5 भाग हैं, इनके बारे में समझते हैं। देखिए, जंतुओं के वर्गीकरण के कितने 5 भाग थे। ये 5 वही हैं। पहले में है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप और 5वां है जंतु जगत। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में समझते हैं ये क्या चीज़ है और इनके कितने भाग होते हैं। देखिए, मोनेरा पहले आप ये समझिए, जैसे कि सपोज करिए कि कोई प्लेनेट खोजा गया है, उस प्लेनेट पे कोई रहने लायक है या नहीं है, उसकी जानकारी कौन देता है दोस्तों? वो मोनेरा देता है। मोनेरा एक बहुत छोटा बैक्टीरिया होता है जो कि दिखाई भी नहीं देता है, हमें माइक्रोस्कोप की भी ज़रूरत होती है, उसके द्वारा ही, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह मोनेरा जो होता है वह एक कोशिकीय होता है। कितना होता है? एक कोशिकीय। आप कोशिका के बारे में तो जानते होंगे दोस्तों, कोशिका बोलते हैं सेल्स को। किसको? सेल को। सेल को क्या कहा जाता है? कोशिका। मोनेरा जो होता है वो एक कोशिकीय होता है। और बात करें प्रोटिस्टा भी एक तरह का बैक्टीरिया होता है दोस्तों। इन सब के बारे में आगे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, पहले आप इनके बारे में समझिए। ये जो 5 भाग हैं उनके बारे में पूरी डिटेल से आपको मैं एक एक करके आपको अच्छे से डिफाइन करवाऊंगा। देखिए, समझते हैं। प्रोटिस्टा भी दोस्तों एक कोशिकीय ही होता है, यानी एक सेल होता है इनके अंदर। बात करें कवक की, कवक के अंदर दो कह लो, या फिर आप बोल दो बहुकोशिकीय। हाँ, आप 2 कह सकते हो या फिर बहुकोशिकीय कह सकते हो, बहुकोशिकीय। ठीक है दोस्तों, बात करें पादप भी बहुत बहुकोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय।
आप इसको बहुकोशिकीय ये समझिए। क्या है, इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो कई सारे हो सकते हैं। और जंतु जगत के बारे में तो आप जानते ही हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, करोड़ों की तादाद में होते हैं। जंतु जगत मतलब हम इंसान, इंसानों के अंदर भी सेल्स कई करोड़ों लाखों में होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं ये जो इनके सेल्स के बारे में अब हमने समझा। अब बात करते हैं ये कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको। मोनेरा जो होता है वो मिलता है आपको जल में प्लस स्थल में, यानी ये आपको पानी के अंदर भी मिल सकता है और जमीन पर भी मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, बात करें प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा पूरे जल में ही मिलेंगे। ये जलीय होते हैं, ये जलीय और स्थलीय दोनों होते हैं। कवक, कवक किस में मिलते हैं दोस्तों, कवक होते हैं परजीवी। क्या होते हैं कवक, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ, कवक होते हैं परजीवी, परजीवी। ठीक है दोस्तों, बात करें पादप की, पादप होते हैं समस्त पेड़ पौधे। ठीक है दोस्तों, जो पादप होते हैं वह समस्त पेड़ पौधे होते हैं और यह स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी, स्वपोषी का मतलब होता है यह स्वयं ही अपना भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह किसी पे डिपेंड नहीं होते। बात करें जंतु जगत की, जंतु जगत के अंदर तो हम इंसान हैं और कोई जानवर भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी ये कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे जल और स्थल में, ये मिलेंगे केवल जल में। ये परजीवी होते हैं, उड़ने वाले होते हैं ये, और यह होते हैं पादप, ये स्वपोषी होते हैं, ये खुद ही खाना बनाते हैं। ये इंसान होते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। बात करें मुनेरा, मुनेरा के एग्जाम्पल देखिए। मोनेरा का एग्जाम्पल है जीवाणु, मैंने बताया था आपको, बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु और राइनो बैक्टीरिया। ठीक है, बात करें प्रोटिस्टा की, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बॉलबॉट्स। ठीक है दोस्तों, ये एग्जाम्पल होंगे किसके, प्रोटिस्टा के। बात करें कवक की, कवक के एग्जाम्पल होंगे लाइकेन, शैवाल। ठीक है, बात करें पादप की, पादप है समस्त पेड़ पौधे। ठीक है, जो भी पेड़ पौधे होंगे, जो भी छोटे से लेके बड़े तक, वो कौन होते हैं, स्वपोषी, यानी कि पादप के अंदर ही वह आते हैं। बात करें जंतु की, जंतु जगत के अंदर, जंतु जगत के अंदर इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, जो भी सांस लेने वाले जानवर वगैरह हो गए या इंसान हो गए। ठीक है दोस्तों, वह सब इसके अंदर आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया, हमने वर्गीकरण के 5 भागों को पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम केवल और केवल जंतु जगत की। जंतु जगत के भी 5 भाग होते हैं, उसको समझते हैं कि वह क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं। दोस्तों, अब समझ लेते हैं जंतु जगत के 5 भागों को। ठीक है, देखिए जंतु जगत, इसके कितने भाग होते हैं, 5। एक का नाम मत्स्य वर्ग, एक का नाम उभयचर, इनको हाईलाइट कर लेते हैं। मत्स्य वर्ग, उभयचर, सरीसृप, पक्षी वर्ग और स्तनधारी। ठीक है दोस्तों, ये 5 प्रकार होते हैं। देखिए, अब बात करते हैं इनके जो कक्ष, यानी कि इनके जो चैम्बर होते हैं। कक्ष का मतलब होता है चैम्बर। सर्प में, पक्षी वर्ग में 4 होते हैं, स्तनधारी में भी 4 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं यह क्या होते हैं। यह असमतापी होते हैं, असमतापी, यह भी असमतापी होते हैं। इसको सबको समझाऊंगा मैं, एक बार आपको लिख के बता दूं। असमतापी, यह भी असमतापी होते हैं, यह समतापी होते हैं और यह भी समतापी होते हैं। देखिए, समझते हैं असमतापी और समतापी में क्या फर्क है। देखिए, समतापी का मतलब होता है कि आपको तापमान का फर्क पड़ेगा। असमतापी का मतलब होता है आपको तापमान का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप माइनस में हो चाहे आप प्लस में हो। ठीक है दोस्तों, यह असमतापी का मतलब होता है कि आप ठंडे एरिया में हो तो मतलब आपके मौसम बदल रहा है तो आप मौसम के हिसाब से ढल सकते हो अपने आप में, लेकिन यह पक्षी वर्ग और स्तनधारी अपने आप को मौसम के हिसाब से नहीं डाल सकते। देखिए, मत्स्य वर्ग समतापी होते हैं, यानी ये मछली होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मछली कैसे होती है दोस्तों, ठंडे में भी रह लेती है और गर्मी में भी जी लेती है। सांप जो होते हैं, सांप भी ठंडे में रह लेते हैं और इसमें भी जी लेते हैं दोस्तों, गर्मियों में भी। ठीक है, इस तरह से मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उसके अंदर परिवर्तन कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर ये असमतापी होते हैं मत्स्य वर्ग, उभयचर होते हैं असमतापी, सरीसृप असमतापी, लेकिन पक्षी वर्ग और स्तनधारी क्या होते हैं, समतापी होते हैं ये दोनों। ठीक है, बात करें यह जो सांस लेते हैं वो किस चीज से सांस लेते हैं, वो लेते हैं गिल्स से। सांस तो हर कोई लेता है गिल्स से, जो सांस लेते हैं वो लेते हैं गिल्स से, गिल्स से। अगर गिल्स ना आए आपके ऑप्शन में तो आप क्या लिखोगे, गलफड़े।
क्वेश्चन में गिल्स ना देते हुए कभी कभार गलफड़े लिख देता है। गिल्स और गलफड़े एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, बात करें उभयचर किससे सांस लेते हैं, वह लेते हैं गिल्स से या फिर फेफड़ों से या फिर त्वचा से। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा जानवर है जो तीनों चीजों से सांस ले लेगा, पानी के अंदर भी, पानी के बाहर भी, कीचड़ के अंदर भी, किसी भी चीज के अंदर वह सांस ले सकता है। देखिए अब मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जांपल से। उभयचर का एक एग्जांपल लेता हूं मैं फ्रॉग का। फ्रॉग मतलब मेंढक। ठीक है दोस्तों, मैं फ्रॉग के एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। इसके अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। तो ये 3 तरीके से सांस ले सकता है। अगर ये पानी के अंदर है तो ये गिल्स से सांस लेगा। किससे सांस लेगा, ये गिल्स से, जो मछलियों को सांस लेते हैं उसी चीज से सांस लेगा। लेकिन ये अगर पानी के बाहर है, स्तन मतलब लैंड पे है, ये बात करें तो ये लैंड पे है, तो ये फेफड़ों से सांस लेगा। बात करें कोई कीचड़ में या किसी और स्थान पे है जहाँ पे ये नहीं ले पा रहा है, ना गिल से ना फेफड़ों से, तो ये सांस लेगा किससे, त्वचा से। लेकिन हमारे अंदर इंसानों में क्या है, हमारे अंदर हम किससे सांस लेते हैं, केवल और केवल फेफड़ों से। इंसान केवल और केवल फेफड़े से सांस ले सकते हैं। ठीक है, बात करें पक्षी वर्ग भी फेफड़ों से ही सांस लेते हैं। बात करें स्तनधारी भी फेफड़ों से ही सांस लेते हैं। अब देखिए एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, ये जो मत्स्य वर्ग है, मत्स्य वर्ग दोस्तों, ये जो मत्स्य वर्ग है ये जलीय होते हैं, पूरी तरह जलीय होते हैं। ये जलीय और स्थलीय भी होते हैं। कौन होते हैं, जलीय और स्थलीय भी होते हैं। सरीसृप जो होते हैं दोस्तों वह रेंगने वाले होते हैं, रेंगने वाले सांप ही तो होते हैं। और पक्षी वर्ग के अंदर दोस्तों ये जो उड़ने वाले होते हैं, उड़ने वाले होंगे कौन, पक्षी वर्ग। स्तनधारी, स्तनधारी होते हैं दोस्तों बच्चों को दूध पिलाने वाले, बच्चों को दूध पिलाने वाले। ठीक है दोस्तों, एक और बात समझ लेते हैं। जो मत्स्य वर्ग होते हैं जलीय होते हैं, पूरी तरह जल में रहने वाले होते हैं। उभयचर होते हैं वह दोस्तों, वह जलीय होते हैं प्लस स्थलीय भी होते हैं वह। यानी कि मेंढक का एग्जाम्पल आप देखिए कि मेंढक पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। ठीक है, बात करें सरीसृप जो होते हैं वो रेंगने वाले होते हैं। बात करें पक्षी वर्ग उड़ने वाले होते हैं। और स्तनधारी बच्चों को दूध पिलाने वाले होते हैं। अब देखिए एक बात और समझते हैं, ये जो सरीसृप है, आपने देखा होगा कई बार पानी में भी सांप तैरता है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि पानी के अंदर सांप तैरता है। क्योंकि देखिए ये जो सांप होते हैं, यानी कि जो रेंगने वाले होते हैं, वह पानी के अंदर चले जाते हैं लेकिन सांस रोक के, लेकिन उनको सांस लेने के लिए बाहर आना पड़ता है। वो पानी के ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे आपको, पानी के अंदर तैरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अगर वो सांस पानी के अंदर ले ही नहीं सकते। पानी के अंदर अगर वह सांस लेंगे तो उनके पास गिल्स होने चाहिए, लेकिन उनके पास तो गिल्स है ही नहीं। उनके पास क्या है, फेफड़े हैं, यानी हमारे इंसानों की तरह है, वो सांस लेते हैं केवल और केवल वो नाक से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो मत्स्य वर्ग होते हैं, यह क्या, यह अंडे देते हैं। यानी कि ये बच्चों को डायरेक्ट नहीं करते, ये अंडे देते हैं। उभयचर होते हैं वह भी अंडे देते हैं। बात करें सरीसृप की, वह भी अंडे देते हैं, यानी सांप भी हो गए। बात करें पक्षी वर्ग, वह भी अंडे देते हैं। और बात करें स्तनधारी, यह बच्चे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बार और समझते हैं इस चीज को। मत्स्य वर्ग होते हैं वह अंडे देते हैं, यानी मछलियां अंडे देती है तब जाके उनके बच्चे पैदा होते हैं। उभयचर होते हैं वह भी अंडे देते हैं, मेंढक वगैरह हो गए। बात करें सरीसृप, वह भी अंडे देते हैं। बात करें पक्षी वर्ग, वह भी अंडे देते हैं। और स्तनधारी, वह बच्चे देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अगर आई हो तो दोस्तों तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और जो भी अगर आपको किसी चीज़ में डाउट हो तो आप उस चीज़ को कमेंट में बताएं, या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। उसके अंदर आप हमें पर्सनली भेज सकते हैं कुछ भी जानकारी अगर आपको समझ में ना आई हो। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर ना भी आया हो तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। आपका रिप्लाई बहुत जल्द से जल्द आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो स्तनधारी होते हैं इनके भी प्रकार होते हैं। स्तनधारी के 3 प्रकार होते हैं, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे, और भी जानकारियां होंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।